नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। आज हम एक बार फिर व्याकरण के एक नए विषय की सैर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। हर चित्र में कोई न कोई कार्य दिखाई दे रहा है। तो पहले चित्र में बच्चों द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। ऊंचे पहाड़ों पर बर्फ जमी हुई है। तो इन दोनों चित्रों में किसी न किसी कार्य के विषय में बतलाया गया है। तो आज हम इसी कार्य के व्याकरण में पढ़ेंगे, जिसे क्रिया के नाम से जाना जाता है। क्रिया का एक शब्द में अर्थ होता है कार्य या काम। तो चलिए परिभाषा जानते हैं। किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। अब इसकी परिभाषा के आधार पर इसकी विशेषताओं को देखते हैं। क्रिया की दो विशेषताएं होती हैं। पहला कार्य का होना और दूसरा कार्य का करना। तो चलिए उदाहरण द्वारा इसे जानते हैं। जैसे पहला है कार्य का होना, वर्षा हो रही है, और दूसरा है कार्य का करना, दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो पहले कार्य में वर्षा के होने का कार्य हो रहा है और दूसरे वाक्य में दादाजी के द्वारा अखबार पढ़ने का कार्य किया जा रहा है। तो अब धातु देखिए, यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण को जानने और समझने के लिए सबसे पहले हम धातु की परिभाषा जानेंगे। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। मूल रूप अर्थात जिसमें कोई बनावट न हो। यहाँ देखिए कुछ उदाहरण दिया गया है। वह उत्तर लिख रहा है, उसने उत्तर लिखा, वे उत्तर लिखेंगे, तुम उत्तर लिखो। इन सारे ही वाक्यों में एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है। वह क्या है? लिख, जो कि क्रिया का धातु रूप है। अब उसमें तरह तरह के प्रत्ययों का प्रयोग करके उसके रूप को बदला गया है। धातु के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। बोल, हंस, देख, जा, आ, पढ़ आदि। ये धातु के कुछ अन्य उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, क्रिया के भेदों को देखते हैं। क्रिया के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं। कौन कौन से? पहला है कर्म के आधार पर और दूसरा संरचना के आधार पर। तो सर्वप्रथम हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद को देखेंगे। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। पहला अकर्मक क्रिया और दूसरा सकर्मक क्रिया। तो सर्वप्रथम हम अकर्मक क्रिया जानेंगे। अकर्मक का अर्थ है बिना कर्म का। कैसे? परिभाषा जानते हैं। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म ना लगे तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। जैसे वह सो रहा है। अब कैसे पहचानेंगे कि अकर्मक क्रिया है? तो चलिए सर्वप्रथम उसके विषय में भी जान लेते हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर नहीं मिलता तो वह क्रिया अकर्मक क्रिया मानी जाती है। जैसे ऊपर उदाहरण दिया गया है, वह सो रहा है। तो क्या सो रहा है, या किसे सो रहा है, या किसको सो रहा है, तो उत्तर नहीं मिल रहा है। दूसरा उदाहरण देखेंगे। जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं। तो क्या दौड़ रहे हैं, किसे दौड़ रहे हैं, या किसको दौड़ रहे हैं, तो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है। तो यह अकर्मक क्रियाएं हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमेशा अकर्मक होती हैं। वे कौन कौन सी क्रियाएं हैं यहाँ देखेंगे। उठना, रोना, गिरना, लजाना, चमकना, लेटना, जागना, सोना, जाना, हंसना, डरना, चलना, दौड़ना, बैठना, बढ़ना, भागना, मरना आदि। तो ये सारी अकर्मक क्रियाएं थे। अब हम सकर्मक क्रिया के विषय में जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम सकर्मक शब्द का अर्थ जानेंगे। सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। अब इसकी परिभाषा से इसको जानेंगे। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म लगे तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़े, उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और उदाहरण देखते हैं। जैसे मोहित ने गाना गाया। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये सकर्मक क्रिया है? तो चलिए सकर्मक क्रिया की पहचान को जानते हैं। क्रिया से पहले क्या, किसे, किसको प्रश्नवाचक शब्द लगाकर प्रश्न करने पर यदि कोई उत्तर मिलता है
तो वह क्रिया सकर्मक क्रिया मानी जाती है। जैसे ऊपर उदाहरण दिया गया, मोहित ने गाना गाया, तो क्या गाया? गाना। दूसरा उदाहरण देखेंगे, बच्चों ने पतंग उड़ाई, क्या उड़ाई? पतंग। तो उत्तर मिल रहा है, तो यह क्या था? सकर्मक। अब हम जानेंगे सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, पहला एक कर्मक और दूसरा द्विकर्मक। तो सर्वप्रथम हम एक कर्मक क्रिया के विषय में जानेंगे। जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रियाएं कहते हैं। कैसे? उदाहरण देखेंगे, जैसे वह पत्र लिखता है, माँ ने भोजन बनाया। तो इन दोनों ही वाक्यों में पत्र और भोजन यह कर्म है जो कि कर्ता के द्वारा किया जा रहा है, और यहाँ एक ही कर्म किया जा रहा है, इसलिए इसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। अब दूसरा देखेंगे, द्विकर्मक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं में दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण देखेंगे, माली ने पौधों को पानी दिया, बच्चे ने चिड़िया को दाना खिलाया। तो यहाँ पर एक कर्म है पानी और दूसरा है पौधे। दूसरे वाक्य में एक कर्म है दाना और दूसरा है चिड़िया। चूँकि द्विकर्मक क्रिया में दो कर्म होते हैं तो इनके अलग अलग नाम भी हैं। तो क्या नाम है, उस विशेष बातें को हम जानेंगे। तो सबसे पहले उदाहरण देखिए, माली ने पौधे को पानी दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें दो कर्म हैं, तो एक कर्म इसमें प्रधान कर्म है और दूसरा गौड़ कर्म। तो कैसे पहचानेंगे? क्रिया के शब्दों से क्या प्रश्नवाचक शब्द करने पे जो उत्तर मिले वह प्रधान कर्म होता है, और किसे या किसको द्वारा प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वह गौड़ कर्म होता है। तो ऊपर देखिए जो उदाहरण दिया गया है, आपने क्रिया शब्द से प्रश्न किया, क्या दिया? तो उत्तर मिला पानी। किसे दिया? पौधे को। अब हम ये देखेंगे कि जो प्रधान कर्म होता है वह अप्राणीवाचक है और गौड़ कर्म प्राणीवाचक। तो ये विशेष बातें थी द्विकर्मक क्रिया में। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो संरचना के आधार पर क्रिया के कुल 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला सामान्य क्रिया, दूसरा संयुक्त क्रिया, तीसरा नाम धातु क्रिया, चौथा प्रेरणार्थक क्रिया, पांचवा पूर्वकालिक क्रिया और छठा कृदंत क्रिया। तो चलिए सर्वप्रथम सामान्य क्रिया के विषय में जानेंगे। परिभाषा देखते हैं। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। अब उदाहरण देखेंगे। हिरन जंगल की ओर भागा, बच्चे विद्यालय गए। तो इन वाक्यों में एक ही क्रिया हो रही है, इसलिए यह सामान्य क्रिया है। अगला भेद देखेंगे संयुक्त क्रिया। संयुक्त अर्थात आपस में मिला हुआ। तो कैसे? परिभाषा से देखेंगे। दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखेंगे। जैसे बच्चा खिलौना खेल रहा है, अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए खेल रहा है, पढ़ा रहे हैं, यह संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं। चूँकि हमने देखा कि संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं हैं तो उन दोनों के अपने अपने नाम हैं। एक होता है मूल क्रिया और दूसरी रंजक क्रिया। तो अब हम देखेंगे कि मूल क्रिया और रंजक क्रिया क्या होती है। संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया मूल क्रिया होती है और जो क्रियाएं मूल क्रिया के साथ आती हैं उन्हें रंजक क्रियाएं कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। जैसे बच्चा खिलौना खेल रहा है, अध्यापिका पाठ पढ़ा रही है। तो इस वाक्य में मूल क्रिया क्या है? खेल, और रंजक क्रिया रहा है। दूसरे वाक्य में पढ़ा और रंजक क्रिया रही है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा भेद नाम धातु क्रिया। तो सर्वप्रथम परिभाषा। जो क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों से बनती है उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते
हैं। कैसे? उदाहरण के द्वारा देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं। रात में तारों का टिमटिमाना अच्छा लगता है। हमें दूसरों की चीज़ों को हथियाना नहीं चाहिए। तो टिमटिमाना यह अनुकरणवाची शब्द से बना है, हथियाना यह हाथ शब्द से। तो ये था संज्ञा का शब्द। आगे बढ़ते हैं। नाम धातु क्रिया की रचना कैसे होती है उसे देखते हैं। नाम धातु क्रियाएं 4 प्रकार से के शब्दों से बनती हैं। संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से और अनुकरणवाची शब्दों से। उन सब के उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया। सर्वप्रथम परिभाषा। जिन क्रिया शब्दों से यह बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। कैसे? उदाहरण देखते हैं। देखिए जैसे पहला वाक्य, अध्यापिका बच्चों से पाठ पढ़वाती है। दूसरा, वह जोकर से बच्चों को हंसवाता है। तो यहाँ पर अध्यापिका बच्चों को पाठ पढ़ने की प्रेरणा दे रही है और दूसरे में जोकर के द्वारा बच्चों को हंसाने की प्रेरणा दी जा रही है। कुछ और देखेंगे, जैसे कि प्रेरणार्थक क्रिया के भेद। पहला प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, दोनों को विस्तार से जानेंगे। जब कर्ता स्वयं भी कार्य में सम्मिलित होता हुआ प्रेरणा देता हो तब उसे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है तब उसे द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए। पहला उदाहरण, रवि अपने भाई के लिए अखबार पढ़ रहा है। और दूसरा वाक्य है, मोहन रवि से अखबार पढ़वा रहा है। तो पहले वाक्य में रवि स्वयं अखबार पढ़ने का काम कर रहा है और दूसरे वाक्य में मोहन रवि से अखबार पढ़ा रहा है। आगे बढ़ते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के उदाहरण। तो देखिए यहाँ पर कुछ धातु रूप दिया गया है जिसका प्रथम और द्वितीय रूप दिया गया है। मैं आपको कुछ पढ़कर बताती हूँ। जैसे पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना, पीना, पिलाना, पिलवाना, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। पूर्वकालिक क्रिया के विषय में जानते हैं। वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। उदाहरण देखेंगे। बच्चा खाना खाकर पढ़ने बैठ गया। बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़ गया। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया कैसे बनी है? मूल धातु में प्रायः कर या कर के जोड़कर पूर्वकालिक क्रियाएं बनाई जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। आखिरी प्रकार, कृदंत क्रिया। इसकी परिभाषा देखेंगे। जब किसी क्रिया में प्रत्यय जोड़ने पर क्रिया का नया रूप बनता है तो उसे कृदंत क्रिया कहते हैं। कैसे इसकी रचनाएं होती है? हिंदी में कृदंत क्रियाएं 3 प्रकार की होती है। पहला, वर्तमान कालिक कृदंत क्रिया। दूसरा, भूतकालिक कृदंत क्रिया और तीसरा, पूर्वकालिक कृदंत क्रिया। उदाहरण देखिए। जैसे वर्तमान का, चल धन ता चलता। दूसरा, चल धन आ चला। आखिरी में चल धन कर चलकर। इस तरह से कृदंत क्रिया के उदाहरण थे। तो उम्मीद है बच्चों क्रिया से संबंधित यह जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। तो बच्चों यह जानकारी आपको समझ में आई और अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए। साथ ही साथ इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह व्याकरण की दुनिया के विषय में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।